हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाई स्कूल लव स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें दो दिल मोहब्बत से भरे एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन इजहार करने में सालों बीत जाते हैं। जहां एक तरफ हमारी फीमेल लीड जो गरीब फैमिली से होती है, एक सिंपल सी लड़की, उसका दिल अपनी ही क्लास के एक लड़के पर आ जाता है, और दूसरी तरफ वही लड़का जो बेहद हैंडसम, अमीर और इतना पॉपुलर होता है कि उसके आसपास हमेशा खूबसूरत लड़कियों का क्राउड रहता है। इसी इनसिक्योरिटी में वो लड़की कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती और कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 7 साल बाद किस्मत उन दोनों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब सवाल ये है, क्या इस बार लड़की अपने दिल की बात कह पाएगी, या गुजरे वक्त के साथ उनकी मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाएगा, या फिर और गहरा चढ़ेगा। दोस्तों, इस कहानी के ट्विस्ट आपका दिल रोमांस और रोमांच से भर देंगे, तो दिल थाम के रखना, क्योंकि अब ये बहुत जोरों से धड़कने वाला है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो हॉस्पिटल चेकअप कराने आती है और बहुत नर्वस थी कि तभी नर्स उसे अंदर बुलाती है। वो अंदर जाते ही हड़बड़ी में बोल पड़ती है, मुझे बाथरूम करने में पेन होता है। लेकिन जैसे ही वो सामने दिखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो वही है फुयान। अब हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है, जब दोनों हाई स्कूल में थे। फुयान बास्केटबॉल खेल रहा था, वहीं दूर खड़ी जिया भी वाटर बोतल लिए उसका वेट कर रही थी। मुझे इस लड़के पे 3 साल से क्रश है, लेकिन ये इतना हैंडसम है, कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियां इस पे मरती हैं, और मैं तो इतनी अगली हूँ, तो ये भला मुझे क्यों लाइक करेगा। इसी वजह से जिया कभी भी फुयान से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती। फुयान को लड़कियों ने घेर लिया था, सबकी सब उसके लिए पागल थी, लेकिन फुयान की नजर तो सिर्फ जिया पर थी। बट जिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी। प्रेजेंट में फुयान एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका है। उसे कहता है, चलो पैंटी उतारो और बेंच पे लेट जाओ। वो टेंशन में आ जाती है, क्या कहा, पैंटी उतारूं? तो कहता है, उतारोगी नहीं तो चेक कैसे करूंगा। वो सोचती है, लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं, लड़कियों की भीड़ में मुझ पर तो कभी नजर ही नहीं पड़ी होगी, क्या मुझे फीमेल डॉक्टर मिल सकती है? तो नर्स कहती है, डॉक्टर फू हमारी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं, तुम लकी हो जो इनकी अपॉइंटमेंट मिल गई। तो वो हिम्मत करके स्कर्ट उतार देती है और लेट जाती है। वो काफी एम्बैरेस्ड और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, फिर ये सोचकर रिलैक्स हो जाती है कि इसके लिए तो मैं एक पेशेंट हूँ और मैं तो इसे याद भी नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फुयान ग्लव्स पहनता है और उसके पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है, अपनी टांगे फैलाओ। जिया भी लाइक व्हाट? वो भारी आवाज में फिर बोलता है, टांगे फैलाओ अपने ही क्रश के आगे इस पोजीशन में होना जिया के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था, बट जैसे तैसे हिम्मत करके लेग ओपन कर दिए थे। फुयान जैसे ही हाथ डालता है, जिया उठ के उसका हाथ पकड़ लेती है, तो कहता है, एज अ डॉक्टर ये पूरी तरह से लीगल है, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम कंप्लेंट कर सकती हो। जबकि नर्स कहती है, तुम्हारी क्या कोई स्पेशल है जो तुम इतने नखरे दिखा रही हो? तो सोचती है, इसके लिए तो ये आम बात है। फिर चुपचाप प्रोसेस कंप्लीट होने देती है। चेकअप के बाद फुयान बताता है, तुम्हें यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो तुम्हें रेगुलर चेकअप कराने आना होगा, और उसे रिपोर्ट देता है। जिया रिपोर्ट लेने लगती है, बट वो कहता है, हाई स्कूल के बाद आज मिली हो, क्या कुछ कहना नहीं चाहोगी? ये सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसने मुझे पहचान लिया और मेरा वो सब भी देख लिया। एम्बैरेसमेंट में जिया झूठ बोलती है, डॉक्टर आपको धोखा हुआ है, मैं तो यहाँ के हाई स्कूल कभी गई नहीं। तो कहता है, ओ तो शायद मुझे पहचानने में गलती हो गई है ना। जिया के हाथ से पेपर गिर जाते हैं, वो जल्दी जल्दी उठाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। फुयान कहता है, आखिर तुम मिल ही गई मिस जिया। दरअसल फुयान भी जिया को कभी भूल ही नहीं पाया था। जिया बाहर आती है तो उसे मॉम की कॉल आती है, तुम आज ब्लाइंड डेट पे क्यों नहीं गई? 29 साल की हो गई हो, अभी तक शादी नहीं हुई, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में मेरी नाक कटा रखी है। जिया कहती है, हॉस्पिटल आई थी। तो मॉम कहती है, जब देखो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में हॉस्पिटल पहुंच जाती हो, तुरंत ब्लाइंड डेट पे पहुंचो, और कॉल काट देती है। बेचारी जिया को तो बोलने का मौका ही नहीं देती। नेक्स्ट सीन में वो ब्लाइंड डेट पे होती है। सबसे पहले डॉक्टर पेई नाम का लड़का आता है, फिर एक के बाद एक लड़के आते हैं, सारे के सारे नमूने। कोई कहता है, शादी के बाद जॉब नहीं करोगी, तो कोई उसे अगली बोल के चला जाता है। जिया इन सबसे परेशान हो गई थी, और जैसे ही हेड डाउन करके लेटती है, एक और लड़का आता है। जिया सोचती है, लो एक और नमूना आ गया, बस अब यही लास्ट बचा है। लेकिन जब देखती है तो सामने कोई और नहीं, फुयान था। डॉक्टर फू आप यहाँ? तो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा डॉक्टर नहीं, तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। जिया हैरान, अगर पता होता कि ये आने वाला है तो मॉम की डांट सुन के भले ही मर जाती, लेकिन यहाँ ना थी। उसे एक ही दिन में इतने झटके मिल चुके थे कि वो पगला जाती है। जबकि फुयान को तो हंसी आ जाती है उसे देखकर। मैं 32 इयर्स का हूँ, डॉक्टर हूँ, और अभी जल्द ही यूएस से वापस आया हूँ। तो जिया अपना इंट्रो देती है, मैं बैंक में क्लर्क हूँ। कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तो मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता, जैसे कि तुमने हाई स्कूल कहाँ से किया? जिया झूठ बोलती है, अपने होम टाउन से किया। और तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? वो सवाल भी सवाल करने लग जाता है। तो जिया बहाना मार के भागने लगी थी, बट फुयान उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में साथ चलने को कहता है। म्यूजिक तो बहाना था जिया के करीब आने का, बट वो कहती है, मुझे इस तरह की म्यूजिक से एलर्जी है, और सॉरी बोलकर चली जाती है। फुयान उसे वी चैट पे मैसेज भेजता है, कहती है, एक टाइम था जब फुयान से चैट करना मेरा सपना था, बट वो तो मुझे लाइक ही नहीं करता। मैं उसके सामने नेकेड थी, बट उसे कुछ भी फील ही नहीं हुआ, और उसे ब्लॉक कर देती है। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और अपनी पटपटिया पे बैठ के निकल जाती है। फुयान ऊपर से उसे जाते हुए देखता है, इसे म्यूजिक से एलर्जी है या मुझसे? जिया की मॉम घर आती है, ब्लाइंड डेट पे बात बनी क्या? स्पेशली डॉक्टर फू के साथ? कहती है, नहीं कोई बात नहीं बनी। मॉम कहती है, उन सब लड़कों में से डॉक्टर फू सबसे बेस्ट ऑप्शन था, अमीर फैमिली, हैंडसम लुक, और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कहती है, उसमें कोई कमी नहीं है, मैं ही उसके स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, और वो मुझे लाइक भी तो नहीं करता। मॉम कहती है, हाँ हाई स्टैंडर्ड वाला लड़का
का वाला तुम्हें क्यों पसंद करेगा, तो किसी अपने जैसे को पकड़ लो। बट जिया शादी करने से मना कर देती है। तो मॉम कहती है जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। परेशान होकर जिया नाश्ता बीच में ही छोड़कर चली जाती है। बैंक में क्लाइंट्स की लंबी लाइन लगी हुई थी, बट जिया को जोर से आई थी, फिर भी घंटों तक रोक के रखती है और काम करती रहती है। लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लास्ट में बस एक क्लाइंट रह जाता है, बट जिया से अब और कंट्रोल नहीं होता, तो सॉरी बोल के वॉशरूम जाने लगती है। बट मैनेजर उसे रोक लेता है। तुम हर शिफ्ट में 1000 बार बाथरूम ही चली जा रही हो, इसी वजह से इतनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं। लेकिन जिया उन्हें साइड करके चली जाती है कि अभी मैं जल्दी में हूँ। मैनेजर गुस्से में उस पर चिल्लाता है। कलीग बोलती है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इतनी बार बाथरूम ब्रेक नहीं ले सकती। जिया तो खुद परेशान थी, बहुत सी डॉक्टर्स को दिखाया बट ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही, तो कहती है तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जिया को याद आता है कि डॉक्टर फू भी तो एक स्पेशलिस्ट है, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। तभी उसे डॉक्टर पे की कॉल आती है। वो जिया को कंसल्ट पे साथ चलने को इनवाइट करता है। जिया सोचती है भले ये थोड़ा ओल्ड फैशन है लेकिन ऑनेस्ट लगता है, तो जाने को हाँ बोल देती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। पे कहता है तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, जबकि जिया तो डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ब्यूटीफुल बोला था। पे उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त फुयान वहाँ टपक पड़ता है। वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। फुयान कहता है तुम्हें तो म्यूजिक से एलर्जी थी ना? पे कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिया घबरा जाती है। नहीं, बस एक बार डॉक्टर फू से ट्रीटमेंट कराया था और कुछ नहीं। बट फुयान तो कंफ्यूज था कि ये झूठ बोल के मुझसे भाग क्यों रही है। वो वॉशरूम का बहाना मार के चली जाती है। काफी देर बाद छुपते छुपाते वॉशरूम से बाहर निकलती है कि अब वो चला गया होगा, लेकिन फुयान तो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो तो उसके निकलने का वेट ही कर रहा था। तुम कॉन्सर्ट पे मेरे साथ क्यों नहीं आई? बट जिया को अब कोई और बहाना नहीं मिलता तो भागने लगती है, जबकि वो उसके आगे खड़ा हो जाता है। मैच मेकर ने बताया सब लड़कों में तुमने सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट किया, तुम्हारी नजर में मैं क्या उन सबसे ज्यादा गया गुजरा हूँ? तो कहती है ऐसी बात नहीं है। तो क्या मेरे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है? उसके करीब आके कान में बोलता है, या फिर इसलिए कि मैंने तुम्हारा वो सब देख लिया? ये सुनकर अब जिया लाइक काटो तो खून नहीं बोलती है क्योंकि तुम बहुत आउटस्टैंडिंग हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो कहता है बट तुमने डॉक्टर क्यों चेंज किया? क्या तुम्हें मेरी मेडिकल स्किल पे भी डाउट है? ऐसा नहीं है, आपकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए। तो फुयान उसे अपना पर्सनल कार्ड देता है कि अगर तुम सच में ठीक होना चाहती हो तो कल मेरे पास आ जाना। जिया कार्ड ले लेती है और वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उसके पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर फुयान मन ही मन बड़ा खुश होता है, लेकिन ऐसे जताता है जैसे कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। डॉक्टर फू क्या आप सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं? तो फुयान उसकी तरफ देखता है। अगर नहीं कर पाया तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दूंगा। बातों बातों में उसने अपने दिल की बात बोल दी थी, लेकिन जिया को उसका इनडायरेक्ट कन्फेशन पल्ले नहीं पड़ता। वो उसे अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाती है, जिन्हें देख के फुयान कहता है मैं तुम्हें 1 वीक में ठीक कर सकता हूँ, बस मेरे ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करने में कोई लापरवाही मत करना। वो उसे थैंक यू बोलती है तो फुयान उसकी तरफ झुकता है। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कह रही है तो फिर आपको और क्या चाहिए? वो उसके पास आकर बोलता है अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो मेरे साथ डेट पे चलो। जिया सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर हाँ बोल देती है। अगले दिन जॉब पे भी उसके बारे में ही सोच रही थी, क्या मैं पगला गई थी? उसे आखिर हाँ क्यों बोल दिया, और माथा पकड़ के बैठ जाती है। तभी मैनेजर आके उस पे भड़कने लगता है, तुमने इतनी सारी छुट्टियां मारी हैं, मैं क्या तुम्हें पैसे बाथरूम जाने का देता हूँ? जिया बोलती है बाकी एम्प्लॉयज ने भी तो लीव्स ली हैं, उनके कंपैरिजन में मैंने तो बहुत कम लीव्स ली हैं और ओवर टाइम भी तो किया है। अब मैनेजर का ईगो हर्ट हो जाता है और उसका बोनस काट लेता है। जिया भी तंग आ चुकी थी उसकी रोज रोज की बकवास से, तो वो वहीं खड़े खड़े रिजाइन मार देती है। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा बोनस। घर में उसकी मॉम ने उसका जीना हराम कर दिया था, क्या सोच के इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी? बैंक में जॉब मिलना आसान है क्या? जिया बहुत पोलाइटली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हर रोज मुझे क्लाइंट का हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, मैनेजर भी हमेशा मुझे टारगेट करता है। 6 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरा प्रमोशन नहीं किया, बट मॉम को उसकी प्रॉब्लम से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर वालों की तरह वो भी उसे ही ब्लेम करती हैं और मैनेजर से माफी मांगने को बोलती हैं, बट जिया मॉम का हाथ जोर से झटक देती है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मॉम कहती हैं ब्लाइंड डेट्स पे भी तो ये आंटी वाली ड्रेस में ही जाती है, तभी तो तुझे कोई पसंद नहीं करता। जॉब को भी लात मार दी है, अब क्या जिस्म बेच के पैसे कमाओगी? जिया चिल्ला पड़ती है, आप अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जिया खुद को रूम में बंद कर लेती है और बहुत रोती है। तभी उसे फुयान का मैसेज आता है, डेट पे आना है, भूलना मत। वो आंसू पोंछती है और खुद को संभालती है। इसके बाद जिया फुयान को एक सस्ती सी जगह पे लाती है, जहाँ फुयान के घुटने और टेबल की आपस में बन नहीं रही थी, जबकि जिया ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी और बहुत भड़की हुई थी। फुयान कहता है तुम मुझे डेट के लिए इस जगह पे लाई हो? कहती है क्योंकि यहाँ बाहर से सस्ती ड्रिंक्स मिल जाती हैं, और फिर से पीने लग जाती है। फुयान उसे रुकता है, आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो कहती है मेरी मॉम ने बोला है कि मुझे हर हाल में शादी करनी है नेक्स्ट ईयर से पहले, वरना वो मुझे एक्सपायर्ड माल घोषित कर देंगी। फुयान उसके करीब आता है, बट मेरे लिए तुम बिल्कुल फ्रेश माल हो, और बड़ी हसरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। जिया भी उसे देखती है, लेकिन तभी रंग में भंग डालने बारिश शुरू हो जाती है। फुयान उसे घर चलने को कहता है,
बट वो मना करती है। अगर ड्रिंक करके घर गई तो मेरी मॉम सुना सुना के मेरे कान फाड़ देगी। तो फुयान उसे अपने घर ले आता है। दोनों भीगे हुए थे। फुयान अपना कोट उतार देता है। जिया डर डर के अंदर आती है तो कहता है अंदर आ जाओ, मैं लोगों को काटता नहीं हूँ। और जिया के लिए कपड़े लेने जाता है। वो उसे अपनी शर्ट ला के देता है। जिया कहती है क्या कुछ और नहीं है पहनने को? तो कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला गीले कपड़े उतार के ये पहन लो और दूसरा इन्हीं गीले कपड़ों में सो जाओ और सर्दी खांसी की मरीज बन जाओ। तो कहती है पहला ऑप्शन ही ठीक है और वही खड़ी थी। तो कहता है अब खुद से चेंज करोगी या मैं हेल्प करूँ चल के? नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। वो इतने नशे में थी कि लड़खड़ाते हुए लैंप भी गिरा देती है। फुयान को तो वो बहुत क्यूट लग रही थी, जैसे हाई स्कूल के दिनों में लगती थी और चोरी चोरी उसे देखा करता था। वो तो उसकी क्यूटनेस पे कब का फिदा हो चुका था। फुयान बहुत खुश था, जिसे वो कभी इतनी दूर से देखा करता था आज वो उसके साथ उसके घर पे है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तभी उसको गिरने की आवाज आती है तो दौड़ के जाता है। सामने जिया लुढ़की पड़ी थी। शर्ट में उसका सेक्सी फिगर देखकर फुयान को कुछ कुछ होने लगा था। जिया कहती है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। तो कहता है मैंने तो बोला था कम पियो, अब देखो यहाँ वहाँ लुढ़कती फिर रही हो। और उसे अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में उठा लेता है। उसे बेड पे बिठाता है, ऐसे ही बैठी रहना। जिया शर्ट को खींच खींच के टांगे ढक रही थी। तो कह रहा है तुम क्या छुपा रही हो, मैं तो ऑलरेडी सब देख चुका हूँ। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था, गिरने से उसके पैर में चोट लग गई थी ना, उसका पैर अपने ऊपर रखता है। बट जिया को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, मैं खुद कर लूंगी। बट वो और जोर से उसका पैर पकड़ लेता है, उसके पैरों के नीचे अपना दिल रख देता है। अपने क्रश को इतने करीब देख कर जिया का मन डोलने लगा था। क्यों ना आज रात खुद को उसकी बाहों में जाने दूं, जिसे मैं प्यार करती हूँ, और उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन फिर सडनली पीछे हट जाती है कि ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट अब फुयान के अरमान जाग गए थे। उसे पकड़ लेता है कि अब पीछे नहीं हट सकती और उसके बहुत करीब आता है। जितना कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया, उसकी फोरहेड को किस करता है, फिर लिप्स पे। वो उसमें खो जाने को बेताब था। जिया की सांसें भी तेज हो जाती हैं। वो भी पूरी तरह रेडी थी और उसकी शर्ट उतारने लगती है। बट फुयान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पे लिटा दिया था। एक्चुअली वो खुद इनिशिएट करके अपने प्यार का एहसास कराना चाहता था कि वो खुद कब से तरस रहा है उसमें समा जाने को, और पैशनेटली उसे लिप टू लिप किस करने लगता है। इस तरह दोनों लवर्स बिना इजहार किए ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जिया खुद को उसकी बाहों में पाती है और रात का सीन याद करती है। ये मैंने क्या कर दिया। धीरे से उसका हाथ हटा के जाने लगी थी, लेकिन फुयान उसे पकड़ के वापस बेड पे गिरा देता है। उसके ऊपर आ जाता है। अब इतना क्यों शर्मा रही हो, कल रात तो बहुत बोल्ड थी, कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, तो शर्मा जाती है। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, तो मैं याद करा देता हूँ। और उसे किस करने आगे बढ़ता है। बट जिया लिप्स पे हाथ रख लेती है तो वो उसके हाथ पे किस कर लेता है और शावर लेने जाता है। आज की सुबह उसके लिए सबसे खूबसूरत थी। जिया सोचती है क्या ये भी मुझसे प्यार करता है, और स्माइल कर रही थी। लेकिन तभी फुयान के फोन में मैसेज आता है जिसमें उसकी फैमिली ने उसकी वेडिंग फिक्स कर दी थी बड़े घर की लड़की से। जिया के दिल में खुशी की जगह अब दर्द होने लगता है। सारी उम्मीदें पल भर में खाक हो चुकी थी और सोचती है उसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसके साथ रात तो गुजार सकती हूँ लेकिन जिंदगी नहीं। फुयान शावर लेकर बाहर आता है बट वो जा चुकी थी। उसका हेयर बैंड वही रह गया था। वो उस पल को याद करता है जब उसने बड़े प्यार से जिया के बाल खोले थे। फिर घर में हर जगह उसे आवाज लगाता है लेकिन वो नहीं थी। उसे कॉल पे कॉल करता है, वो नहीं उठाती, ना ही मैसेज का रिप्लाई करती है। बेचारा कंफ्यूज और परेशान था कि बिना बताए चली गई, ऐसा क्या हुआ होगा। इसके बाद जिया चुपके से घर का डोर ओपन करती है। मॉम सोफे पे सो रही थी। वो दबे पांव अंदर जाने लगी थी लेकिन मॉम की आंख खुल जाती है तो फिर से दोनों में बहस हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपना सूटकेस पैक करके जाने लगती है बट मॉम सूटकेस पकड़ लेती है। तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो वो बिना कुछ लिए ही चली जाती है और डॉक्टर पेई से हेल्प मांगती है। वो उसे रूम रेंट पे दिलाता है। वो उसे थैंक यू बोलती है जबकि पेई कहता है थैंक यू किस बात का, हम तो फैमिली बनने वाले हैं ना। फुयान उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। पेई पूछता है किसकी कॉल है। वो झूठ बोलती है कि स्पैम कॉल है। फुयान उसे मैसेज करता है कि आज तुम्हें चेकअप कराने आना है, भूलना मत। और खुद बहुत बेचैन था लेकिन जिया फिर भी कोई जवाब नहीं देती। फुयान बहुत उदास हो गया था। इधर जिया को कोई कंपनी जॉब पे नहीं रखती क्योंकि वो 30 की हो गई थी और शादी भी नहीं हुई। तो जिया गुस्से में बोलती है इन लोगों को 30 साल की सिंगल लड़की से प्रॉब्लम क्या है। वो देखती है एक बच्ची अकेले बैठी रो रही थी। उसके पास आती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो बताती है कि मैं अंकल से बिछड़ गई हूँ। इधर उसका अंकल ढेर सारी बॉडीगार्ड्स के साथ बच्ची को ढूंढ रहा था। असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे लगता है बेबी किडनैप हो गई है। तो कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि बाई फैमिली पे हाथ डाले, लगता है उसका जिंदगी से मन भर गया है। इतने में जिया उसे कॉल करती है मिस्टर बेई तुम्हारी भतीजी मेरे पास है। मिस्टर भाई सोचता है ये वही किडनैपर है, तुम जो भी हो मेरी नीस को छोड़ दो। जिया सोचती है लेकिन छोटी बच्ची को अकेली छोड़ना डेंजरस होगा, मैं बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, एड्रेस भेज रही हूँ वहाँ आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसकी बातों से मिस्टर भाई को गलतफहमी हो जाती है कि इसी ने मेरी नीस को उठाया है और बहुत गुस्से में था कि आज इसका काम तमाम कर दूंगा और सारी गार्ड्स के साथ निकल पड़ता है। इधर जिया बच्ची के साथ बैठी थी। मिस्टर भाई वहाँ पहुँच जाता है। नुआन नुआन को आवाज लगाता है। वो दौड़ के अंकल के पास चली जाती है। वो नुआन नुआन की चोट देखता है तो तमतमाता हुआ जिया का हाथ मरोड़ देता है।
तेरी इतनी हिम्मत, मेरी नीस को किडनैप कर लिया। जिया शॉक्ड, ये क्या पगला गया है। नुआन नुआन कहती है, आंटी ने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद ही खो गई थी। आंटी तो बहुत अच्छी हैं, तो फिर तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? अंकल मैं खुद ही गिर गई थी। तब जाके वो जिया को छोड़ता है, उसका हाथ ऑलमोस्ट उखाड़ ही दिया था। वो सॉरी बोलता है, बट जिया कहती है कोई बात नहीं, और जाने लगी थी। मिस्टर बेई उसका रिज्यूम देख लेता है। मिस जिया, क्या आप जॉब की तलाश में हैं? तो उसे अपना कार्ड देता है, अगर चाहो तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। वो कार्ड देखती है, तुम जिंगाई ग्रुप के CEO हो। उसी टाइम पे फुयान उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। बाई उसका हाथ टच करता है, दर्द हो रहा है क्या? ये चीज फुयान देखता है और गुस्से से भर जाता है कि ये किसी और के साथ हंस हंस की बात कर रही है। उसे फिर से कॉल करता है तो वो फिर से काट देती है। जिया बच्चे को कैंडी देती है। वो कहती है, अंकल ये आंटी भी सिंगल है और आप भी, तो आप इन्हें मेरी आंटी बना दीजिए ना। दोनों बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर मिस्टर बाई चले जाते हैं। जिया कार्ड देखकर बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई। तभी फुयान उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो उसे टकरा जाती है। वो भयंकर गुस्से में था, मुझे बिना बताए गायब हो गई, कॉल भी नहीं उठा रही। क्या उस रात को मैंने सब क्लियर नहीं कर दिया था? फुयान को लगा था कि उसके साथ सो के उसने लव कन्फेस कर दिया है, जबकि जिया कहती है हम दोनों जवान थे तो नाइट स्पेंड कर ली, रात गई बात गई, डोंट वरी, मैं आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं कहूंगी। ये सुनकर फुयान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका मुंह पकड़ के वहीं किस कर लेता है। ये उसका तरीका था पनिश करने का। जिया छुड़ा रही थी, उसे पीट भी रही थी, लेकिन वो तो उसके लिप्स पे च्युइंगम की तरह चिपक गया था। जैसे तैसे वो उसे दूर करती है। तुम्हारी ऑलरेडी फियांसी है, अगर तुम्हें फिर भी लोनली फील होता है तो किसी और को ढूंढो अपनी आग बुझाने के लिए। ये बोलकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फुयान की दुनिया में फिर से सन्नाटा छा गया था। जिस लड़की का उसने सालों से इंतजार किया, 24 घंटे में उसे फिर से खो दिया, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया मिस्टर बाई की कंपनी आती है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी शानदार जगह, इतनी सारी फैसिलिटीज। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसकी स्टेप सिस्टर यांगजी आती है, जो वहीं काम करती है, और आते ही उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। जिंगाई ग्रुप तुम्हारे जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है जो मुंह उठा के चली आई हो। जिया कहती है, मैं इस कंपनी की न्यू फाइनेंस एडवाइजर हूँ, कोई रैंडम पर्सन नहीं। वो कहती है, इस पोस्ट के लिए कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तुम तो बस ग्रेजुएट हो, वो भी ऐसे कॉलेज से जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, तुम एडवाइजर बनोगी? जिया कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो वो उसे ऑफर लेटर मांगती है, बट मिस्टर बाई ने तो उसे डायरेक्ट कंपनी बुलाया था, कोई ऑफर लेटर नहीं था उसके पास। तो यांगजी उस पे हंस पड़ती है, तो जैसी 2 कौड़ी की लड़की के पास बॉस खुद जाएंगे? झूठी कहीं की, बॉस का नाम खराब कर रही है, गार्ड्स इसे उठा के पुलिस स्टेशन ले जाओ। जिया चिल्लाती रहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे जाने दो। तभी उसकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। वो एम्बुलेंस बुलाने को मोबाइल निकालती है, लेकिन यांगजी लात मार के मोबाइल दूर फेंक देती है। तेरी ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, और उसके हाथ पे भी मारती है। वो दर्द में थी, उसे सांस नहीं आ रही थी। तभी एंड टाइम पे मिस्टर बाई आ जाता है। जिया को तड़पता देखता है तो बिना 1 सेकंड गंवाए तुरंत उसके पास जाता है। यांगजी कहती है, ये लड़की स्कैमर है, हम तो बस इसे सबक सिखा रहे थे। जबकि मिस्टर बाई उस पे जोर से चिल्लाता है, ये झूठ नहीं बोल रही है, मैंने ही इसे बुलाया था। अब डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये नहीं हो सकता। बाई जिया को अपनी गोद में उठाता है और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। कलीग बोलती है, कहीं बॉस का इस लड़की पे क्रश तो नहीं है? बाई उसे गोद में लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। फुयान देखता है, क्या हुआ इसे? कहता है, इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फुयान तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेता है। मिस्टर बाई ID कार्ड देखता है, रुको जरा, तुम तो यूरोलॉजी डॉक्टर हो, ना कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के। तो कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे मेडिकल की बेसिक नॉलेज भी पता है। वैसे तुम कौन हो? मैं इसका बॉस हूँ। तो कहता है, तुम्हारा इसे कोई रिश्ता नहीं, तुम जा सकते हो, और उसे लेकर जाने लगा था। बट सामने डॉक्टर बेई आ जाता है। शायद जिया को अस्थमा की प्रॉब्लम हुई है, मैं रेस्पिरेटरी डॉक्टर हूँ, जिया को मुझे दो। बट फुयान उसे उसकी गोद में नहीं देता, बल्कि व्हील चेयर पे बिठा देता है। डॉक्टर बेई जिया को ले जाता है। यहाँ पर एक अनार और 3 बीमार वाली सिचुएशन बन जाती है। तीनों एक दूसरे के लव राइवल्स बन गए थे। नजरों से ही जंग का ऐलान हो जाता है। टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं। जिया की रेंटल हाउस में पोल्यूशन ज्यादा होने से उसे प्रॉब्लम हुई थी। पेई सॉरी बोलता है उसे वहाँ रूम दिलाने के लिए। पूछता है, क्या डॉक्टर फू और तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करते हैं? तो कहती है, नहीं तो। जबकि पेई कहता है, डॉक्टर फू बहुत अमीर फैमिली से है, यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल भी उन्हीं के पैसों से चलता है, और इतना अमीर आदमी किसी लड़की के साथ रिलेशन तो बना लेता है, लेकिन शादी अपनी ही स्टैंडर्ड वाली लड़की से करता है। दरअसल वो बंद शब्दों में जिया को उससे दूर रहने को बोल रहा था। जबकि जिया के सामने फुयान की झलक आ जाती है। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार झूठ नहीं था, बट वो सच को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हम दोनों की दुनिया अलग है। फुयान जिया के लिए खाना लाता है, लेकिन रुक के उनकी बातें सुनने लगता है। डॉक्टर फू हर तरह से बेस्ट है, सच बताओ कहीं तुम्हें भी उनसे लगाव तो नहीं हो गया? कहती है, डॉक्टर फू कितने भी अच्छे हों, लेकिन मेरे टाइप के नहीं है। ये सुनकर फुयान का दिल एक बार फिर टूट जाता है और हरा हुआ सा दीवार से
सट के खड़ा हो गया था। वो तो जिया को अपना मान चुका था। उसका हेयर बैंड भी अपने हाथ पे पहन लिया था। डॉक्टर पेई कहता है, तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? जिया सोच में पड़ जाती है, हाँ और ना में कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद जिया पेई के केबिन में आती है, बट वो वहाँ नहीं था। पीछे से डॉक्टर फू आता है। वो अपनी टाई से उसकी आंखें बंद कर देता है। जिया घबरा जाती है। वो उसे पकड़ लेता है, तुमने मुझे यूज किया और छोड़ दिया। वो उसे पहचान जाती है, डॉक्टर फू आप? जबकि वो कहता है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मेरे साथ सोई क्यों? मेरे दिल की आग को क्यों भड़काया? अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और कर्टन खींच के उसे बेंच पे बिठा दिया था। इससे पहले वो कुछ बोलती, उसके लिप्स अपने लिप्स से लॉक कर दिए थे। वो कहती है ये मत करो, बट वो एक नहीं सुनता। फुयान किसी घायल आशिक की तरह उसे लगातार किस किए जा रहा था। डॉक्टर पेई भी आ जाता है। जिया घबरा जाती है, अगर पेई ने देख लिया तो, बट फुयान को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से उसके होठों से चिपक जाता है और नॉन स्टॉप किस किए जा रहा था। अब जिया भी उसे किस करने लगी थी, बट एक्सीडेंटली जिया के हाथों टेबल पे रखी फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। पेई आवाज सुन लेता है, जिया क्या तुम हो? वो पर्दा हटाने वाला ही था। जिया बोलती है, अंदर मत आना, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। जबकि फुयान उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे उसकी सांसें तेज हो गई थी। पेई कहता है, किसी नर्स को भेजूं हेल्प करने के लिए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो कहती है, मेरे स्टमक में पेन है, मेरे लिए मेडिसिन ला दोगे? और उसे बहाने से बाहर भेज देती है। जबकि फुयान लगा पड़ा था। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। पेई के चाहते ही उसे दूर करती है कि कोई सीन क्रिएट मत करो। जबकि फुयान कहता है, तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तभी तो तुम भी मुझे किस करने लगी थी। जिया मुंह चुराने लगती है, बकवास बंद करो, इंसान में सेक्सुअल फीलिंग्स होना नॉर्मल है। और चली जाती है। भागते हुए पेई से टकरा जाती है। वो उसे मेडिसिन देता है तो वो थैंक यू बोलती है। ये तो एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी है। यांगजी उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों की पिक ले लेती है। तो ये है इसका बॉयफ्रेंड। जिया कॉल करके लैंडलॉर्ड से अपना रेंट वापस मांगती है कि वहाँ टॉक्सिक गैसेस हैं, बट वो तो कॉल ही काट देता है। जिया सोचती है, बिना पैसों के अब कहाँ जाऊँ? उस रूम में तो जा नहीं सकती। तभी पीछे से आवाज आती है, तो मेरे घर पे रह लो चलकर। वो मुड़ती है तो फुयान था, बट वो मना कर देती है। जबकि फुयान उसके पास आने लगता है। वो पीछे हट रही थी, उसे बेड पे गिरा देता है। तुम खुद से मेरे घर चलोगी या मैं तुम्हें उठा के ले चलूं? और उसे उठाने वाला ही था तो कहती है, मैं चल रही हूँ। फुयान भी लाइक अब आई ना लाइन पे, सीधी उंगली से मानती नहीं है। फिर उसे अपने घर ले आता है। सेकंड वाला बेडरूम तुम्हारे लिए है। तो कहती है, क्या तुम मेरे साथ लिविंग में रहने की प्लानिंग कर रहे हो? वो झुक के उसके करीब आता है। तुम्हें क्या लगता है, वैसे बहुत सारे वन नाइट स्टैंड शादी के रिश्ते में भी बंध जाते हैं, फिर हर रात साथ गुजारते हैं। जबकि वो सोचती है, ये उस रात के लिए मुझे कंपनसेट कर रहा है। डोंट वरी डॉक्टर फू, मैं आपका लॉस नहीं करूंगी, मैं रेंट पे कर दूंगी। फुयान भी लाइक, इसके दिमाग में गोबर भरा है क्या? मैं इस पे डोरी डाल रहा हूँ और इसे रेंट की पड़ी है। जबकि वो कहती है, मुझे पता है उस रात के लिए आप भी गिल्टी हो, इसीलिए मेरी हेल्प कर रहे हो ना। फुयान का तो दिमाग ही खराब हो गया था, तो उसके पास बैठता है, बट वो दूर हो जाती है और बोलती है, हम लोग सिर्फ मालिक और किराएदार रहेंगे और कोई रिश्ता नहीं होगा हम दोनों के बीच। और जल्दी से रूम में चली जाती है। फुयान का फेस खिल उठता है, जैसे उसकी खोई हुई खुशी फिर से वापस आ गई हो, और सुकून भरी सांस लेता है। कंपनी में मिस्टर बॉय कहता है, कुछ दिन और रेस्ट कर लेती। जिया कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर बॉय जिया को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मिस जिया है, कंपनी की नई फाइनेंस एडवाइजर। वो सबको हेलो बोलती है। बाकी सब तो उसका वेलकम करते हैं, बट यांगजी ऑब्जेक्शन करती है, बॉस मैं इसको एडवाइजर नहीं मानूंगी। हम में से हर एम्प्लॉई यहाँ तक सालों की कड़ी मेहनत से पहुँचा है और इसे ऐसे ही इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, ये तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जिया पूछती है, खुद को साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो वो उसे ढेर सारी फाइल्स देती है। ये यूके का प्रोजेक्ट है, अगर तुमने 7 दिन में इसे हासिल कर लिया तो हम सब तुम्हें मान लेंगे, और अगर नहीं कर पाई तो यहाँ दोबारा दिखाई मत पड़ना। वो उसे डायरेक्टली चैलेंज करती है, जबकि मिस्टर बाई जिया को चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करता है। बट जिया की काबिलियत पे सवाल उठा था, तो भला मना कैसे कर सकती थी? वो प्रोजेक्ट की फाइल्स ले लेती है। यांगजी उसके कान में बोलती है, ये प्रोजेक्ट बहुत टेढ़ी खीर है, पूरे डिपार्टमेंट के पसीने छूट गए, 6 मंथ से इसे अप्रूव नहीं करा पाए, तो तुम क्या चीज हो? फिर मत कहना मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। घर में जिया उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। फुयान आता है और देखता है, ये तो यूके का प्रपोजल है। कहती है, हाँ 1 वीक में कंप्लीट करना है, ये पार्टनरशिप होनी बहुत जरूरी है। तो फुयान उसके साथ बैठ जाता है और मक्खन की तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगता है। जिया कहती है, तुम तो डॉक्टर हो, फिर तुम्हें फाइनेंस की इतनी अच्छी नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैंने मेडिकल और फाइनेंस दोनों में PhD की है। जिया हैरान, ये बंदा तो चलता फिरता कंप्यूटर माइंड है। देर रात तक वो प्रोजेक्ट बनाता रहता है और साथ में जिया को भी सिखाता है। फाइनली प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। जिया बहुत खुश थी और उसे थैंक यू बोलती है। जबकि फुयान कहता है, ऐसा मुंह बोला थैंक यू नहीं चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल करो। जबकि वो दिखता है जिया तो सो चुकी है। उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसे बड़े प्यार से टच करता है, बट इस डर से कि कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए, वो टेबल पे सर रख के पूरी रात उसे निहारता रहता है। फिर हम देखते हैं वो डैड को कॉल करता है, उनसे यूके वाली कंपनी को जिंगाई ग्रुप का पार्टनर बनाने को कहता है। तो डैड बोलते हैं, तुम तो जिंगाई ग्रुप को बेकार कहते थे, तो फिर उससे पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो? अब हमें पता चलता है कि वो यूके की कंपनी फुयान की ही है। ये सब उसने अपनी प्यारी जिया के लिए किया था। 7 दिन पूरे हो जाते हैं। मीटिंग में यांगजिंग जिया से कहती है, अगर प्रपोजल रेडी नहीं कर पाई हो तो निकल जाओ यहाँ से। बट
वो कहती है डेडलाइन खत्म होने में अभी भी टाइम बाकी है, तो थोड़ा वेट करो। क्यों, क्या तुम कोई जादू की छड़ी घुमाने वाली हो? ऐसा ही समझ लो। इतने में मिस्टर बाई वहाँ आते हैं और जिया को परमानेंट एडवाइजर बना देते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को पार्टनरशिप मिल गई थी। यांगजी को अपने कानों पे यकीन नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि बॉस तो जिया की जीत की खुशी में पार्टी अनाउंस कर देता है। बट यांगजी पार्टी में जिया को बेइज्जत करने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे साइनिंग सेरेमनी चल रही थी। जिया एंट्री मारती है। वो बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, बट यांगजी जल भुन रही थी। सब बातें करती हैं कि आज यूके कंपनी का प्रेसिडेंट खुद आने वाला है। सारी लड़कियां अपना मेकअप सुधारने लगती हैं। तभी एक बोलती है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और जिया से कहती है, तुमने यूके डील क्रैक कर ली, कहीं वो गर्लफ्रेंड तुम ही तो नहीं हो? जिया कहती है, मैंने तो कभी उन्हें देखा तक नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर हमें प्रेसिडेंट को दिखाते हैं, जो पार्टी में आने की तैयारी करता है। यांगजिंग कहती है, यूके प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा रिच है, तुम्हारी जैसी को गर्लफ्रेंड बनाएगा? खुद को कभी आईने में देखा है? और इसका तो पहले से एक बॉयफ्रेंड है। और वही पिक दिखाती है, ये रहा गरीब चंपू सा बॉयफ्रेंड, जो एक सस्ता सा डॉक्टर है। वो इतना काबिल नहीं कि प्रोजेक्ट में इसकी हेल्प कर पाए, तो पक्का इसने पर्दे के पीछे कोई गंदी ट्रिक यूज की है। जिया उसे चुप रहने को कहती है, तुम रूमर्स फैलाने का अंजाम जानती हो ना? जबकि वो कहती है, तो साबित करो कि तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ खड़ा होना डिजर्व नहीं करती। उसी वक्त फुयान किसी किंग की तरह एंट्री मारता है। किसने कहा वो डिजर्व नहीं करती? तो जिया उसे देखकर हैरान, डॉक्टर फू इस पार्टी में? दरअसल फुयान ही यूके प्रेसिडेंट होता है। वो सबके सामने जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। सबके मुंह और आंखें फटे रह जाते हैं। जिया यूके प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है? तो जिया भी बड़े प्राउड से उसका हाथ पकड़ लेती है। ये फुयान को बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर बाई कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर फू ही प्रेसिडेंट है, और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। बट उसे देखते ही फुयान का मुंह ही सड़ जाता है और यांगजी से कहता है, तो वो तुम हो जो मेरी गर्लफ्रेंड को बुली करती रहती हो? तो कहती है, आप इसकी बातों में मत आना, ये डबल कैरेक्टर वाली घटिया लड़की है। आपको नहीं पता, आपके अलावा इसने डॉक्टर पेई को भी पटा रखा है। जबकि फुयान कहता है, इस कचरे को बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जिया, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जबकि जिया उसका हाथ झटक देती है, तू इसी लायक है। कहती है, देखना जब मिस्टर फू तुमसे बोर हो जाएगा तो एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही बाहर निकाल देगा। बॉडीगार्ड उसे घसीट के ले जाते हैं। जिया अपने मुंह पे पानी मारती है। उसे यांगजी की बात याद आती है और खुद से कहती है, होश में आओ जिया, ये सब सिर्फ एक्टिंग है। बाहर उसे फुयान मिल जाता है तो रास्ता बदल लेती है। वो कहता है, मुझे अवॉइड कर रही हो? तो सोचती है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ना चाहती। थैंक यू हेल्प करने के लिए। और जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कपल्स को साथ में जाना चाहिए। जब जिया फुयान को इग्नोर कर रही थी तो फुयान कहता है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ पार्टी में रिलेशनशिप को अनाउंस किए और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। तो कहती है, फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कहता है, बस यही कि अब से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना होगा। तो वो मना कर देती है कि मुझे इसी साल शादी करनी है, मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है। तो फुयान कहता है, कहीं वो लड़का डॉक्टर पेई तो नहीं है? कहती है, हाँ, वो केयरिंग है, जेंटल है। तो फुयान डॉक्टर पेई का ऐसा सच बताता है जिससे जिया का दिमाग ही हिल जाता है। कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, उसका 2 बार डाइवोर्स हो चुका है डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में। ये सुनकर जिया शॉक्ड। वो चंपू सा दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक निकलेगा, सोचा नहीं था। फिर फुयान कहता है, तो फिर मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन रही हो ना? वो इस शर्त के साथ हाँ बोलती है कि हम कभी इतने करीब नहीं आएंगे। वो भी उसकी शर्त मान जाता है, बट साथ में वार्न भी करता है। कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है, तो ब्रेकअप भी तभी होगा जब मैं चाहूंगा। जिया ओके कर देती है। फिर फुयान उसका कस के हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर बाई की हॉट बॉडी को देखते हैं। वो एक्सरसाइज कर रहा था। जिया फाइल्स लेकर आती है तो उसे देखकर मुंह घुमा लेती है। फाइल देने के बहाने मिस्टर बाई ने ही उसे जिम में बुलाया था। फिर उसे साथ में वर्कआउट करने को भी कहता है और उसे चेंज करने को ड्रेस देता है। तभी फुयान जिया को कॉल करता है कि ऑफिस के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, जो कि जिया आने से मना करती है कि मैं बॉस के साथ ओवर टाइम कर रही हूँ तो खुद ही चली जाऊंगी, और कॉल काट देती है। फिर चेंज करने चली जाती है। पीछे से मिस्टर बाई के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। उधर फुयान को किसी साजिश का एहसास होता है। वो तुरंत जिया के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जिया ड्रेस चेंज करके आती है। मिस्टर बाई उसे इधर उधर टच करके वर्कआउट करा रहा था, जो जिया के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। मिस्टर बाई पूछता है, तुम फुयान को कब से डेट कर रही हो? तो कहती है, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? तो मिस्टर बाई कहता है, नहीं, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फुयान का स्कूल टाइम से किसी लड़की पे क्रश था, बट ये बात जिया को नहीं पता थी। तो वो शॉक्ड रह जाती है। मिस्टर बाई बताता है कि फुयान को एक नाम की गर्लफ्रेंड चाहिए थी ताकि उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स ना करें, और इस तरह से मिस्टर बाई जिया के दिल में फुयान के लिए शक और नफरत का बीज डाल देता है। वो जिया को अपनी साइड करना चाहता था। कहता है, एक दिन जब उसकी क्रश वापस आ जाएगी तो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। अब जिया सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी फुयान आ जाता है और उसका हाथ जिया के ऊपर से हटाता है और घुमा
के घूंसा धर देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। फुयान उसे वार्न करता है कि अपने गंदे हाथ मेरी गर्ल से दूर रखना। जिया मिस्टर बाई को उठाने आगे बढ़ती है तो फुयान उसे गुस्से से पकड़ लेता है। उसे तरस खाने के बजाय तुम ये सोचो कि मेरा गुस्सा ठंडा कैसे करोगी, और तुरंत उसे किसी हल्की फुल्की डॉल की तरह अपने कंधे पे टांग लेता है। जिया उसे नीचे उतारने को बोल रही थी, बट वो एक नहीं सुनता और उसे लेकर चला जाता है। मिस्टर बाई भी बहुत भड़का हुआ था। फिलहाल तो उसने जिया को भड़का दिया था और बहुत खुश हो रहा था कि बहुत जल्द जिया तुम्हें लात मार के मेरे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ फुयान जिया को घर लाता है और सोफे पे फेंक देता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी और जिया को घूरे जा रहा था कि जैसे आज उसको जिंदा चबा जाएगा। जिया ने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, बट फुयान कोई जवाब देने के बजाय उस पर टूट पड़ता है और फोर्सफुली उसे किस करने लगा था। वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाता है। जिया भी उसे रेजिस्ट नहीं करती बल्कि उसे किस करती है, बट फुयान का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। तो एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के पीछे कर देता है और दूसरे हाथ से सीजर्स उठाता है। फिर किस करते हुए उसकी ड्रेस काटने लगता है। जिया देखती है कि उसने ड्रेस ऊपर तक काट दी है, ऑलमोस्ट उसे नेकेड कर दिया था, तो वो उसे दूर कर देती है। फुयान सीजर्स फेंक देता है और जिया की मुंडी पकड़ के कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो किसी और को कैसे छूने दिया। जिया सोचती है क्या इसे जलन हो रही है, क्या ये मुझसे प्यार करता है, बट फुयान कहता है सब जानते हैं कि तुम यूके प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड हो, तो इस तरह की हरकतें करके लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुमने मुझे क्या फालतू का इंसान समझ रखा है। ये सुनकर जिया को लगता है कि इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, इसे तो बस अपनी रेपुटेशन की परवाह है। जबकि फुयान इतना जेलस था कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के बजाय वो जिया के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अगले दिन काम के बाद मिस्टर बाई जिया को बाहर छोड़ने आता है और फिर से जिम चलने को कहता है, बट जिया मना कर देती है। तभी फुयान उनके सामने खतरनाक लुक के साथ एंट्री मारता है। मिस्टर बाई हेलो बोलता है, बट वो सीधा जिया को जकड़ लेता है। कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुद लेने आया हूँ ताकि फिर से कोई छिछोरा इस पे लाइन न मारने लगे, और फिर कार से उसे एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स ला के देता है और जिया को ले जाता है। वो पूछती है बॉक्स में क्या है, बट वो उसे नहीं बताता। जाते जाते अपनी खूंखार नजरों से मिस्टर बाई को ऐसे घूर रहा था मानो कह रहा हो कि मेरी वाली से दूर रहना। उनके जाने के बाद मिस्टर बाई बॉक्स ओपन करता है तो देखता है उसमें वही ड्रेस थी जो उसने जिया को दी थी, जिसे फुयान ने तार तार कर दिया था। एक्चुअली ये फुयान का मिस्टर बाई के लिए हिडन मैसेज था कि वो ऑलरेडी जिया के साथ सब कुछ कर चुका है, तो उसका कोई चांस नहीं है, वो पहले ही जिया को हासिल कर चुका है। ये देखकर मिस्टर बाई गुस्से में तिलमिला जाता है। रास्ते में जिया कहती है मैंने सुना तुम्हारे दिल में पहले से कोई और है। ये सुनते ही फुयान तुरंत ब्रेक मारकर कार वहीं रोक देता है और हाँ में जवाब देता है। वो कहती है तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो। तो फुयान स्कूल टाइम को याद करता है जब जिया को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी आया था, उसके पास जाकर बैठ जाता है। जबकि जिया का फोकस स्टडी पे था तो उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर फुयान बुक लेने के बहाने धीरे से जिया का हाथ टच करता है। जिया उसे देखती है तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन उठा के वहाँ से चली जाती है। फुयान बेचारा परेशान कि ये मुझसे दूर क्यों भागती रहती है, जबकि वो हर बार उसके पास आने का बहाना ढूंढता रहता है। और प्रेजेंट में बताता है क्योंकि मेरी क्रश हमेशा मुझे अवॉइड करती थी, और अभी उसे ये नहीं बताता कि वो हाई स्कूल क्रश कोई और नहीं वही थी। फिर फुयान उसे नेक्स्ट वीक अपने पेरेंट्स से मिलाने को कहता है, बट जिया मिलने से साफ मना कर देती है। फुयान कहता है ऑलरेडी बहुत रायता फैल चुका है, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं और तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बट फुयान स्माइल करता है जैसे कि उसने कुछ और बड़ा प्लान कर रखा है। इधर मिस्टर बाई असिस्टेंट से जिया की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है, तो असिस्टेंट बताता है कि जिया की सिर्फ एक मॉम है जो उसे कंट्रोल करती है। ये सुनकर वो साइको की तरह स्माइल करता है। उसके शैतानी दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया आ चुका था। नेक्स्ट डे जिया की मॉम धड़धड़ाती हुई उसकी कंपनी में घुस आती है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोकती है बट वो नहीं मानती, कहती है मैं मेरी बेटी से मिलने आई हूँ, कहाँ है वो, और टेबल के ऊपर चढ़ के जोर जोर से जिया को बुलाने लगती है। पूरे ऑफिस में हल्ला मचा देती है। जिया उनकी आवाज सुनती है तो दौड़ते हुए आती है, उन्हें नीचे उतरने को बोलती है, बट वो उसे फुयान से तुरंत ब्रेकअप करने को कहती है। जिया कहती है बट मॉम आपने ही तो खुद उसे ब्लाइंड डेट पे भेजा था ना, तो अब क्या हुआ। मॉम कहती है कि तब मुझे नहीं पता था कि वो फू फैमिली का इकलौता वारिस है और बहुत रिच है। तेरे डैड भी हैंडसम और रिच थे, फिर मुझे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। ये अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते। बट जिया कहती है ब्रेकअप करना न करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि फुयान ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक मैं न चाहूँ तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती। फिर मॉम जिया पे अपनी मेडिकल रिपोर्ट फेंक कर देती है। वो देखती है कि मॉम को कैंसर है, वो टेंशन में आ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहती है। बट मॉम सबके सामने जिया को नीचा दिखाती है कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए तो अपनी मॉम को मारने पे तुली हुई है। बाकी सब भी उसे लालची और मतलबी बोलने लगते हैं कि अमीर लड़की के लिए इसने मॉम को छोड़ दिया। जिया मॉम के आगे हार मान जाती है और प्रॉमिस कर देती है कि वो डॉक्टर फू से ब्रेकअप कर लेगी। ये सुनकर यांजी सोचती है कि इसके ब्रेकअप के बाद मुझे चांस मिल जाएगा डॉक्टर फू को सेड्यूस करने का। दूसरी तरफ फुयान इन सबसे अनजान आज पार्टी में पेरेंट्स के आगे जिया को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। जिया घर आती है तो वो रिंग छुपा लेता है। जिया के सामने ढेर सारे महंगे गिफ्ट रखे थे। फुयान उसे पीछे से हक करता है और तैयार होकर पार्टी में चलने को कहता है, बट जिया बहुत ही रूडली उसे ब्रेकअप करने को बोल देती है। फुयान परेशान कि अभी से क्या हो गया। जबकि वो सामान पैक करने जाने लगी थी तो वो उसे पकड़ लेता है और चिल्ला पड़ता है, मैंने बोला था ना
क्या ब्रेकअप सिर्फ मेरी तरफ से होगा? जिया कहती है मैं सिर्फ एक नकली गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए, जबकि फुयान उसे किस कर लेता है। किसने कहा तुम फेक गर्लफ्रेंड हो? और उसे छोड़ ही नहीं रहा था तो जिया उसकी लिप्स को बाइट कर लेती है और दूर धकेल देती है। अब जिया के अंदर दबा गुस्सा भड़क उठता है। मतलब साफ था मिस्टर बाई का बोया हुए शक के बीज ने जड़ पकड़ ली थी। कहती है मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मोहरा हूँ जिसे तुम अपने पेरेंट्स के आगे यूज करना चाहते हो। तुमने मुझे ही क्यों चुना? इसीलिए ना कि मुझे बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान था। और उस रात को याद करती है जब फुयान ने इंटीमेट होने से पहले पूछा था मेरे साथ सोने के बाद तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा? तो कहती है नहीं होगा। और पहली बार इंटीमेट हुए थे वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसे लगता है कि फुयान ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जबकि फुयान उसे उठा के सोफे पे बिठा देता है और जोर से चिल्ला के बोलता है वो मूनलाइट तुम ही हो जिसे मैं स्कूल के दिनों से लाइक करता आया हूँ। जिया ये सुनकर दंग रह जाती है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ? बट मैं तो हाई स्कूल में गंदी सी शक्ल वाली गरीब लड़की थी जो पढ़ने में भी इतनी अच्छी नहीं थी, और तुम स्कूल के पॉपुलर हैंडसम रिच लड़के जो हर चीज में बेस्ट थे, तो भला तुम मुझे क्यों लाइक करोगे? तो फुयान उसे अपनी डायरी लाके देता है कि मेरी नजर से देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। फुयान ने उसकी हर दिन की फोटो बड़े प्यार से सजा के रखी थी और उससे जुड़े हर पल को खूबसूरत याद की तरह संजो कर रखा था। कहता है तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम ही नहीं हुआ, वैसा ही है जैसा तुम्हें पहली बार देखा था। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम्हें एक दिन भी ना देखूं तो बहुत खाली खाली सा लगता था। वो 3 साल मैंने तुम्हें परस्यू करने में लगा दिए, लेकिन तुम मुझे देखते ही भाग जाती थी, कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद तुमसे अपने प्यार को कन्फेस करूंगा, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टडी करने अब्रोड भेज दिया। कई साल बीत गए, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत ने मुझे तुमसे फिर से मिला दिया। जब 7 साल बाद तुम मेरे क्लिनिक आई थी, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम ही मेरा असली प्यार हो, कोई नकली गर्लफ्रेंड नहीं। और उसे रिंग दिखाता है। मैं बहुत पहले ही तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, बट डरता था कि कहीं तुम फिर से ना भाग जाओ, तो अब प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, हम फिर से अपना रिश्ता शुरू करेंगे। और उसके फोरहेड पे किस करता है। जिया के सारे डाउट दूर हो चुके थे, अब उसके दिल में कोई शक या शिकायत नहीं रही। तभी कोई डोर बेल बजाता है। फुयान डोर ओपन करता है तो जिया की मॉम जबरदस्ती अंदर घुस आती है और बहुत भिन्नाई हुई थी, जबरदस्ती जिया को खींच के ले जा रही थी। बट जिया अब फुयान से दूर नहीं होना चाहती थी, तो मॉम के साथ जाने से मना कर देती है। उनके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी लेती है। फुयान खुद डॉक्टर था तो खुद मॉम का ट्रीटमेंट करने को कहता है, बट मॉम घबरा जाती है क्योंकि उनको कोई बीमारी थी ही नहीं। वो तो बस जिया को उससे दूर करना चाहती थी, तो वो इलाज कराने से साफ मना कर देती है और गुस्से में जिया को थप्पड़ मारती है। बट फुयान आगे आ जाता है तो थप्पड़ उससे पड़ जाता है। वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ जिया को कोई बुली नहीं कर सकता, आप भी नहीं। जिया भी इस बार पीछे नहीं हटती, कहती है बचपन से लेकर जवानी तक मैंने वही किया जो आपने कहा, लेकिन मुझे बेइज्जती के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने मुझे पैसा छापने की मशीन की तरह ट्रीट किया, कभी मुझे प्यार नहीं किया। और फुयान का हाथ पकड़ती है कि आज से मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद लूंगी। तो मॉम उसे दरवाजे पे फांसी लगाने की धमकी देकर चली जाती है। फुयान सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम माँ बेटी के रिश्ते में दरार पड़ी, जबकि जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने ही मुझे प्यार का एहसास कराया, मुझे मेरी इंपॉर्टेंस बताई, हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहे, बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया। तुमने मेरी उदास जिंदगी में खुशियाँ भर दी। मैं कब का टूट चुकी थी, तुमने मुझे संभाला। जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया तुम मेरे लिए उनसे लड़े। फुयान उसे सीने से लगा लेता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में यांगजी फुयान को टच करने की कोशिश करती है, बट वो पीछे हट जाता है। यांगजी को लगा था कि ब्रेकअप के बाद उसका रास्ता क्लियर हो गया था, तो वो फुयान पे ट्राई मारने आ गई। फुयान कहता है 7th फ्लोर पर जाओ, ये बोलकर चला जाता है। तो यांगजी खुश हो रही थी कि क्या डॉक्टर फू मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। पीछे से नर्स बताती है 7th फ्लोर पे पागलों के डॉक्टर बैठते हैं। ये सुनकर वो गुस्से में दीवार को मारती है कि पता नहीं इस जिया ने डॉक्टर फू को कौन सी घुट्टी घोल के पिला रखी है, उसके सिवा इन्हें कोई और दिखता ही नहीं। और जिया को रास्ते से हटाने का प्लान करती है। आगे रास्ते में मॉम जिया के पीछे पड़ी थी कि डॉक्टर फू को छोड़ दो वरना वो तुम्हें छोड़ देगा, जैसे तुम्हारे डैड ने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन तभी सामने कार से ढेर सारे गुंडे निकलते हैं जिन्हें यांगजी ने भेजा था। वो दोनों को पकड़ लेते हैं, मॉम को तो वहीं फेंक देते हैं, बट जिया को साथ ले जा रहे थे। बट तभी सामने मिस्टर बाई आ जाता है। मॉम उससे जिया को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लिटरली भीख मांगने लगती है पैर पकड़ के, क्योंकि मिस्टर बाई इतने सारे गुंडों को देखकर डर जाता है और अपनी जान बचा के साइड हो जाता है। वो लोग जिया को वैन में बिठाने वाले ही थे कि उसी टाइम वहाँ अपना हीरो फुयान आ जाता है और गुंडे को लात मार के जिया को छुड़ाता है। उसे अपने पीछे करके खुद उसकी ढाल बन के सामने खड़ा हो गया था। उसे ये अच्छे से पता था कि वो अकेला इतने सारे लोगों से नहीं जीत सकता, बट फिर भी पीछे नहीं हटता और जिया को पीछे धकेल के खुद उनसे भिड़ जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में दिखाते हैं। फुयान का हाथ टूट गया था और सर पे गहरी चोट लगी थी। जिया उसके पास बैठी थी, होश में आने का वेट कर रही थी, लेकिन यांगजी चिल्लाते हुए रूम में घुस आती है कि तेरी वजह से डॉक्टर फू की ये हालत हुई है, जबकि जिया तो उसे जोर का तमाचा धर देती है। इतने में मॉम भी आके उसे थपड़िया देती है कि बेशर्म कहीं मेरी बेटी की बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है। जिया हैरान, मॉम ने उसका सपोर्ट तो किया ही था, साथ में फुयान को भी एक्सेप्ट कर लिया था। मॉम कहती है तो बिल्कुल तेरी माँ की तरह है, उसने मेरा हस्बैंड छीना और तो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड छीनने आ गई। जिया उन्हें शांत रहने को कहती है, आप बीमार हो तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मॉम बता देती है कि वो रिपोर्ट झूठी थी,
मैं बस डॉक्टर फू को तुमसे दूर करना चाहती थी, बट मैंने देखा वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे खेल गया। एक सेकंड के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचा और कूद पड़ा। वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बाहर मिस्टर बाई भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। वो जिया को पसंद तो करता था, लेकिन उसके लिए लड़ नहीं पाया, इसलिए गिव अप कर देता है कि फुयान ही सच्चा आशिक है और पुलिस को यांगजी की रिपोर्ट कर देता है। पुलिस उसे ले जाती है। उनके जाने के बाद जिया फुयान के सीने पे सिर रख के लेट जाती है कि प्लीज अब उठ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। कि तभी जिया को एक बहुत धीमी सी आवाज सुनाई देती है जो फुयान की होती है। कहता है सच में शादी करोगी ना? वो मुंडी उठा के देखती है तो फुयान को होश आ गया था। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है। जिया कहती है क्या इस हाथ से स्कैल्पल पकड़ पाएगा, क्योंकि ये एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, नस डैमेज नहीं हुई। ये सुनकर जिया बहुत खुश थी और रोते हुए फुयान के पास आती है कि अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। जबकि फुयान कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये मेरा डिसीजन था। कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हूँ कि तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल दी? तो फुयान कहता है मेरी वाइफ की लाइफ मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिया उसे छेड़ती है वाइफ किसे कह रहे हो? वो भी तुरंत जवाब देता है तुम हो मेरी वाइफ, और कौन? फिर दोनों अपने स्वीट मोमेंट्स को याद करते हैं। फुयान कहता है मैंने सुना कोई कह रहा था मुझे तुमसे शादी करनी है। जिया हंस पड़ती है कि कितना जिद्दी आदमी है, इस हालात में भी शादी की पड़ी है। फुयान कहता है कि अब हम फिर कभी जुदा नहीं होंगे। तो जिया भी प्रॉमिस करती है कि अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और 10 सालों के बाद दोनों फिर से अपने स्कूल कैंपस में आते हैं, जहाँ फुयान उसे कन्फेस करता है जैसा उसने हाई स्कूल टाइम में प्लान किया था। और यहीं पे हमारी ये क्यूट सी लव स्टोरी का दी एंड होता है। मेरी यही दुआ है कि हर एक अच्छी लड़की को फुयान जैसा लॉयल हस्बैंड मिले और उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।